From Ideal Public School. Today I am going to teach class 10th student SST. I am going to teach first geography and chapter name is resource and development. So first I want to tell to all of you what is resource. Resource means everything which are present in the nature and it can be used to satisfy our needs. अर्थात जो हमारे जरूरतों को पूरा करे, नेचुरल थिंग्स जो कि धरती पे उपस्थित है या नेचर में उपस्थित है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, जैसे वाटर. सो हमें नीड्स है वाटर की और हम वाटर से जो है या हमें बिजली को उत्पादन करने की नीड्स है तो हम वाटर का यूज करके बिजली को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो दिस कंप्लीट्स आवर नीड्स. तो दिस इज द रिसोर्स. तो रिसोर्स का जो रिसोर्स किस तरह से हम रिसोर्स को प्राप्त करते हैं, इसके लिए 3 टर्म्स है. फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी एसेसिबल, अर्थात रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल. अर्थात किसी भी रिसोर्स को हमें प्राप्त करने, प्योर प्राप्त करने के लिए उसको किस तरह से प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है. जैसे सपोज हम पेट्रोल को जिस तरह से प्राप्त करते हैं वो प्योर पेट्रोल होता है, लेकिन पेट्रोल जिस तरह से नेचुरल होता है वो प्योर नहीं होता है. उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उसको प्योर बनाते हैं. और जब हम उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके प्योर बना लेते हैं तो दूसरा जो टर्म होता है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं. अर्थात हमने सपोज जो है कि इसको प्राप्त करने के लिए 50 लाख रुपीज खर्च किए. अब हमको 50 लाख हमने खर्च किए पेट्रोल को प्राप्त करने के लिए, तो इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि अगर हमको 75 लाख प्राप्त होते हैं तो ये रिसोर्स सही है, अर्थात इकोनॉमिकली हम फिजिबल है. और लेकिन अगर 50 लाख हमने इसको प्राप्त करने के लिए टेक्निकल के द्वारा यूज किया लेकिन हमको अर्न केवल 25 लाख हो रहा है तो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा. इसलिए जो रिसोर्स होना चाहिए इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल ऑल्सो. अर्थात टेक्निक का यूज करके जिस रिसोर्स को प्राप्त कर रहे हैं तो उसके द्वारा हमें इनकम भी मिल रहा है. और तीसरा जो टर्म होता है, जो रिसोर्स हमने प्राप्त किया उसको लोगों ने मान्यता दिया या नहीं, अर्थात उस रिसोर्स को कल्चरली एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं. अर्थात रिसोर्स जो है 3 तरह से एक्सेप्टेबल होना चाहिए. अर्थात किसी रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए हमारा टेक्नोलॉजी एसेसिबल होना चाहिए, अर्थात हमारे पास टेक्निक्स होना चाहिए उस रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए. उसके बाद हम जो खर्च किए हैं उस रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए उसको हमको फिर हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ये भी है. और उसके बाद वो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल हो रहा है कि नहीं. इसलिए ये तीनों चीजें भी रिसोर्स के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं. इसलिए रिसोर्स का जो पूरा डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि कोई भी नेचुरल थिंग्स जो इन्वायरमेंट में उपस्थित है और जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा था, जो हमारी जरूरतों को, जैसे कोई भी पेट्रोल है, वाटर है, कुछ भी है, हमें उसकी नीड्स है और वो नीड्स जो है हमारा पूरा कर रहे हैं, वही रिसोर्स है. ये नेचुरल होते हैं और कुछ 3 टर्म्स जो हमने बताए हैं ये भी जरूरी होता है. इसलिए जो है रिसोर्स का पूरा डेफिनेशन बनता है कि नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड इट कैन बी यूज्ड to satisfy our needs and it should be technology accessible, economically feasible and culturally acceptable. These are called resource. Now आप लोग समझ होंगे वैसे कि रिसोर्स क्या है. ऐसी चीजें जो कि इन्वायरमेंट में उपस्थित है और उसका टेक्नोलॉजी का यूज करके उस रिसोर्स को हम प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, वही रिसोर्स है. और अब आते हैं हम कि रिसोर्स को क्लासिफाइड कैसे किया गया है. जैसा कि आपको हमने बताया कि कोई भी रिसोर्स है, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो पूर्ण रूप से प्योर रूप में नहीं होता है. उसको प्राप्त करने के लिए हम टेक्निक का यूज करते हैं, खर्च करते हैं और उसको मान्यता भी मिलता है समाज से, तब जाकर के वो रिसोर्स बनता है. इसीलिए कहा गया है कि नेचुरल रिसोर्स विच इज एक्सेप्टेड बाय द कल्चर, दिस इज कॉल्ड द रिसोर्स. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स को कितने भागों में बांटा गया है. तो रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, रेलवे, रोड, सब कुछ जो है रिसोर्सेज है. कुछ नेचुरल है, कुछ ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं. लेकिन जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं वो भी नेचुरल थिंग्स के द्वारा से ही मदद लेकर ही बनाए गए हैं.
अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कितने भागों में। तो आप देखिए बड़े ही आसान से हम बताते हैं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे जो है कितने प्रकार के जो है रिसोर्स होते हैं। तो फर्स्ट इज द बायोटिक एंड अनदर इज द अबायोटिक। एज ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मींस लिविंग थिंग्स, ऐसे रिसोर्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे फ्लोरा एंड फाना लाइक प्लांट्स एंड लिविंग थिंग्स, ये क्या है, बायोटिक है। और बायोटिक का जस्ट अपोजिट होता है अबायोटिक। बायोटिक का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह, ये लिविंग है। और अबायोटिक क्या होता है, जो नॉन लिविंग, जस्ट अपोजिट ऑफ बायोटिक, दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे रॉक्स, मेटल्स। रॉक्स क्या है, ये भी रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ये क्या है, अबायोटिक है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और मेटल्स जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये भी नेचुरल है, परंतु क्या है, ये अबायोटिक है, इसे नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे दो भागों में देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द रिसोर्सेज। फर्स्ट इज द बायोटिक एंड अनदर इज द अबायोटिक। बायोटिक मींस लिविंग थिंग्स, जिसमें वो रिसोर्स आते हैं जो कि लिविंग होते हैं, और अबायोटिक में वो रिसोर्स आते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे रॉक्स एंड मेटल। अब दूसरा क्या है कि दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी। पहला हमने ओरिजिन, ओरिजिन कैसे हुआ उसके आधार पे हमने इसको बांटा था। और अब दूसरा क्या है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, इसके अनुसार हम बांट रहे हैं कि किसका कितना यूज हो रहा है, और यूज होने के बाद क्या वो दोबारा बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है। इसलिए एग्जिस्टेबिलिटी के आधार पे हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, अनदर इज द। तो इस तरह से आप देखते हैं, रिन्यूएबल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो दोबारा बन सकता है, यूज के बाद जो दोबारा बन सकता है वो क्या है, रिन्यूएबल। अर्थात जैसे सोलर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, एंड वाटर। सोलर एनर्जी क्या है, इतना सौर ऊर्जा, अर्थात इतना सौर ऊर्जा उपस्थित होता है कि हम उसको जितना भी यूज कर ले, लेकिन वो रिन्यूएबल रहेगा। विंड है, हवा है, वाटर है, वाटर हमने यूज किया, वो वाटर जो है नालियों के माध्यम से नदियों में पहुंचा, फिर इवोपरेशन हुआ, फिर वो जल जो है इवोपरेशन के द्वारा ऊपर गया, फिर वही वाष्प का फिर जो है वो बारिश हुआ। अर्थात जो वाटर यूज हो जा रहा है उसको पुनः वाटर, फिर वो यूज के बाद भी वाटर बन जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब इसी को कहते हैं रिन्यूएबल। अर्थात जिसकी क्या है, साइकिल चलती रहती है। अर्थात वाटर से वाटर वेस्ट नहीं हो रहा, वेस्ट वाटर से पुनः हम प्योर वाटर को प्राप्त कर ले रहे हैं, ये रिन्यूएबल है। और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार खत्म हो जाए वो दोबारा नहीं बन सकता है। अर्थात जैसे मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, फॉसिल्स में जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल हमने यूज कर दिया तो वो खत्म हो गया, वो दोबारा बन नहीं सकता, अर्थात वो नॉन रिन्यूएबल है, उसको हम फिर रिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे कोल है, कोयला है, हमने जला दिया वो राख बन गया, अब राख से पुनः कोयला नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए उसे कहा गया नॉन रिन्यूएबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे दो प्रकार से बांटा गया है रिसोर्स को। पहला रिन्यूएबल, जिसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा नॉन रिन्यूएबल है, अर्थात एक बार यूज के बाद इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसको नॉन रिन्यूएबल कहा गया है। अब हमारा जो तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप माने क्या होता है, स्वामित्व, जिस पर हमारा अधिकार है। तो स्वामित्व या अधिकार के आधार पे इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। तो रिसोर्सेज आर 4 टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि जिसपे सिर्फ किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार हो। जैसे लैंड है, लैंड क्या है, ये भी रिसोर्स है। प्लॉट्स, जो प्लॉट्स लोग लेके छोड़ देते हैं वो भी रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति का होता है। जैसे हमारा जमीन है तो वो हमारा ही लैंड है, ये किसी और का लैंड नहीं है। प्लॉट्स हमने लिया है तो ये हमारा है, अर्थात इंडिविजुअल हमारा है, ये किसी और का नहीं हो सकता, परंतु ये रिसोर्स ही है, पर इसको हमने ले लिया है। हमारा हाउस है तो उसमें दूसरा कोई आके नहीं रह सकता है, ये हमारा ही हाउस होगा। उसके बाद दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे दूसरा था कम्युनिटी, अर्थात जिस पर एक से अधिक लोगों का अधिकार होता है। जैसे पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पे किसी एक ने, कम्युनिटी अर्थात कुछ लोग मिलकर के पब्लिक प्लेस बनाते हैं या पार्क बनाते हैं जिसमें कई लोग आकर के उसका यूज करते हैं, या पिकनिक प्लेस हो गया, ये सब चीजें होती है जो कि कम्युनिटी के अंतर्गत आती है। और तीसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे, जिसको हम कहते हैं नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स माने
जिसपे देश का आधिपत्य, अर्थात जो न किसी एक व्यक्ति का है न तो कम्युनिटी का है, अर्थात नेशनल रिसोर्स किसका है, गवर्नमेंट का है, देश का है, राष्ट्र का है। जैसे रोड, जो रोड है वो हमारे हित के लिए बनाया गया है, पब्लिक के लिए बनाया गया है, परंतु उस रोड पे अधिकार किसका है, नेशन का है, देश का है। इसलिए जो है रेलवे, जैसे रेलवे है वो रेलवे पब्लिक के लिए बनाया गया है पर उसको गवर्नमेंट चला रहा है, अर्थात जो तीसरा हमने बताया नेशनल रिसोर्सेज वो क्या है, उस पे देश का ही अधिकार होता है। और चौथा है जो होता है वो इंटरनेशनल, अर्थात देश के ऊपर। इंटरनेशनल रिसोर्स में किसी देश का कोई अधिकार नहीं होता है, अर्थात जैसे एक देश है, जैसे कोई देश है, वो देश यहाँ खत्म होता है, वो कंट्री खत्म होता है, उसके बाद मान लो यहाँ से एक ओशियन, एक सागर आ गया और यहाँ से दूसरी कंट्री होती है, तो ये जो ओशियन है ये इंटरनेशनल कहलाएगा, अर्थात इस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, ये इंटरनेशनल होता है। तो रिसोर्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे भी डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज द पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, कि ऐसा सच एक रिसोर्स विच रिसीव बाय टेक्नोलॉजी, हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उस रिसोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी चाह भी है, विलिंग्स भी है, बट नॉट यूटिलाइज फुल्ली, लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उसको पूर्णतः यूज कर सके, अर्थात ये इतना अधिक मात्रा में होता है कि हम चाह कर भी इसका पूरा यूज नहीं कर सकते हैं। चाहते तो हैं पर नहीं कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य का ऊर्जा, सौर ऊर्जा इतना अधिक होता है कि सभी देश में सौर ऊर्जा होता है, परंतु हम क्या उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, हम क्या पूरा का पूरा सौर ऊर्जा ले पाते हैं, नहीं, असंभव है। तो वही पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जो कि बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है, लार्ज अमाउंट, बट वी डोंट नॉट यूटिलाइज फुल्ली, हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम इसको पूरा सोलर एनर्जी को ले सके। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या है कि ऐसा रिसोर्स जिसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्निक भी है, हमारे पास विलिंग भी है, हम यूज भी कर रहे हैं। अर्थात जैसे कोयला जो नेचुरल हम पाते हैं उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको निकालते हैं और उसका यूज भी करते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, विच आर यूज्ड बाय टेक्नोलॉजी, सो वी यूज इट सेफ्टी, अच्छे से इसका हम यूज कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, वो है डेवलप। तो तीसरा होता है कोई स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं। स्टॉक रिसोर्स क्या होता है कि ये तो रिसोर्स हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अर्थात जैसे H2O है, हम बात करते हैं H2O प्राप्त तो कर सकते हैं, परंतु जैसे H2O है, हम देख रहे हैं ये जल है, लेकिन वाटर में H2O में से अगर हम चाहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में से अलग कर दे, तो आई हैव नो टेक्नोलॉजी टू सेपरेट H and O। दिस इज इम्पॉसिबल, असंभव है कि हम H2O में से H और O को अलग कर सके। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो स्टॉक में क्या है कि हम इसको जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ये हमारा स्टॉक रिसोर्सेस आता है। उसके बाद आता है रिजर्व। रिजर्व माने आप जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं, रिजर्व का क्या मतलब होता है, जैसे किसी चीज को पहले से ही रिजर्व करके रखना भविष्य के लिए। जैसे हम किसी चीज को स्टॉक बना के रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, हमारे पास है, हम यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को पहले से ही हम उसको रिजर्व करके रखते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल हमारा रिजर्व पे होता है, कहीं कहीं बीच में हमारी गाड़ी रुक जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो रिजर्व में जो पेट्रोल होता है उसके द्वारा हम आसानी से चल सकते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि ऐसा रिसोर्स जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में, बहुत ही बड़ी मात्रा में उपस्थित है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास अपार है, तो कुछ मात्रा को हम बचा के भविष्य के लिए रखते हैं, रिजर्व में रखते हैं। वही होता है रिजर्व रिसोर्सेज। जैसे हम नो टेक्नोलॉजी टू यूज, हमें पता है कि हमें इस रिसोर्स का कैसे यूज करना है, बट डोंट वांट टू यूज, लेकिन हम खुद इसका यूज नहीं करना चाहते करेंट टाइम में। सेव फॉर फ्यूचर, अर्थात जितना हमें जरूरत है
उतना ही हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद बाकी जो बचे हुए चीज को उसको हम रिजर्व करके फ्यूचर के लिए करें। जैसे वाटर इन डैम्स, बड़े बड़े डैम्स होते हैं वाटर के, और उससे हम हर जगह पे बिजली बनाते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ डैम्स को सुरक्षित रखते हैं, भविष्य के लिए रिजर्व करके रखते हैं, ताकि हमारे हमारे भविष्य में वो काम आ सके। तो वही होता है रिजर्व रिसोर्सेज, जिसको हम यूज तो करते हैं परंतु कुछ भाग उसका बचाकर हम जो है भविष्य के लिए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपने को पढ़ा है क्या है रिसोर्स, और ये रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में पढ़ा है हमने ऑन द बेसिस ऑफ on the accessibility, on the basis of ownership, and on the basis of development। ये सारी चीजें हमने आपको क्लियर की। बस इसमें दो चीजें ध्यान रखना है आपको। पोटेंशियल रिसोर्स में क्या है कि हमारे पास इतना पोटेंशियल नहीं होता है कि हम उसको पूरा एनर्जी को ले सके, सोलर एनर्जी को, और यहाँ पे है कि ताकत तो है, ले सकते हैं, परंतु हम उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। इस प्रकार से जो रिसोर्स है, रिसोर्स प्लस उसका क्लासिफिकेशन आज हमने आप सबको बताया, उसका डेफिनेशन भी बताया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।